हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर लक्ष्मी नारायण यादव। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 का तीसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव। आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार की व्यवस्था है। ऐसे समझिए कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो कोई वस्तु ना होकर के एक प्रकार की वो व्यवस्था है, यानी एक ऐसी व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो उसको बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं, देखिए एक Q है, ठीक है, जो दो आवेश हैं वो समान प्रकृति के सॉरी गलती हो गई, जो दो आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हों और समान परिमाण के हों। यानी दो आवेश हम इस तरह से लें कि दोनों जो है विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के हों। जैसे हमने एक यहाँ पे आवेश ले लिया आपका -Q और एक आवेश हमने ले लिया +Q, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी हो, दोनों के बीच की दूरी अगर बहुत ही अल्प हो, अल्प का मतलब बहुत ही मिनिमम हो, बहुत ही कम हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ पे आपका देखिए परिभाषा दिया गया इसकी, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी कि दो समान परिमाण, यानी कि जो आवेश है उसकी मात्रा समान हो, 5 कूलाम है तो दोनों 5 कूलाम, 10 कूलाम है दोनों 10 कूलाम, लेकिन वो विपरीत प्रकृति को, एक धनायन हो और एक ऋणायन, यानी कि एक धन हो और एक ऋण हो, और उनके बीच की जो दूरी हो बहुत ही कम हो, एकदम न के मतलब बहुत ही कम हो, तो ऐसी जो व्यवस्था बनती है उसको बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे बीच की दूरी को हम ज़्यादा कर मानते हैं 2L। जैसे मान लीजिए दो यहाँ पे हमने आवेश रख दिया -Q और +Q, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं कि 2L है, ठीक है। यहाँ पे 2L क्यों लेते हैं, L क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है इसका जो बीच वाला, मतलब दोनों की तरफ से जो बीच होगा, दोनों के बीच की दूरी का जो बीच होगा उसका यूज ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है 2L लेंगे। अगर L लेते तो L/2 करना पड़ता। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, तो वैसे हमको L/2 लिखना पड़ता, तो जिससे हमको गणना करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ पे आपके दो आवेश हैं, यानी ऐसी व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे जहाँ पे दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पे रखे गए हों, तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आपका जानना जरूरी है, कि यानी आदर्श का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। वैद्युत द्विध्रुव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, उसके लिए सबसे पहला जो आवेश है, आवेश की मात्रा अधिक हो, आवेश की मात्रा अधिक हो, ठीक है। यानी एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के लिए सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आवेश की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक हो, और दूसरा दोनों के बीच की दूरी बहुत अल्प हो, दोनों के बीच की दूरी अल्प हो, यानी जितनी कम दूरी होगी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो जितनी कम होगी उतना ही आदर्श द्विध्रुव का निर्माण होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण, ये क्या होता है आपका, पर नहीं रहेगा यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसके किसी एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी है, तो मान लीजिए अगर हमको कोई आवेश लेना है, जैसे इसको P से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अगर प्लस आवेश ले लिया तो द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं P बराबर 2QL। अभी अगर प्लस में ले रहे हैं तो प्लस में, और अगर माइनस में ले रहे हैं तो माइनस में, यानी कि P बराबर हो जाएगा 2QL। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है द्विध्रुव के अक्ष पर ऋण से धन की ओर, यानी कि जो आपका ऋण आवेश है उससे धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। मात्रक क्या होता है इसका? जो आपका आघूर्ण है, आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। इसकी बीमा होती है LTA। LTA ये जो है इसकी बीमा है। आइए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना कैसे करेंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ एक आवेश की बात की थी, यानी एक ही आवेश है, लेकिन यहाँ पे दो आवेश हैं। यहाँ पे दो आवेश हैं, तो दोनों के कारण हमको जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना करनी है। तो इसके लिए दो स्थितियाँ होती हैं, एक है आपका अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि जब जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, जब उसके आवेश पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसके अक्ष पर, जैसे यहाँ पे है आपके दो अक्ष ऐसे होते हैं ना, ऐसे, तो ये एक्स होता है, वाई होता है, तो अगर इस लाइन पे निकालेंगे तो अच्छी होगा, चाहे अगर यहाँ पे रख के इस लाइन पे निकालते हैं तो अच्छी होगा। लेकिन यदि इस लाइन पे रख करके इस लाइन का निकालेंगे तो क्या होगा? निरक्षी होगा। और इस लाइन पे रख करके इस लाइन का निकालेंगे तो ये आपका निरक्षी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है, यदि हम इधर निकालते हैं तो उसको अच्छी स्थिति बोलेंगे, और यदि इधर कहीं से निकालते हैं तो उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। या तो इधर निकालें या तो इधर निकालें, दोनों में से किधर भी निकाल सकते हैं। तो इधर अच्छी होगा और ऊपर नीचे जो होगा उधर से जो होगा आपका निरक्षी होगा। अब देखिए, मान लीजिए अब यहाँ पे आपको लिखना भी है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कैसे। इसके लिए मान लीजिए हमने पहली स्थिति यहाँ पे उठा ली है अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश -Q तथा +Q हैं, किसी परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, ठीक है। उसके नज़दीक मत कीजिए, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई अलग आवेश Q0 लेकर आते हैं। अब देखिए, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है, यहां से r दूरी पर हमने एक लेकर आ गया, r दूरी पर Q0, ये हो गया आपका Q0। यहां से है ना, यहां से ये मध्य बिंदु है, यहां से ये दूरी जो है आपकी r है। r दूरी पे कोई अन्य आवेश हम Q0 लेकर आते हैं, हो गया। अब देखिए यहां से, अब Q से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि E1 है, ये हो गया E1, और -Q से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं क्या है आपका E2 है। यानी एक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरे की E2 है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, देखिए Q से Q0 की दूरी, यानी कि +Q से Q0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है, यहाँ से यहाँ तक R है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, L है। तो अगर हमको यहाँ तक की दूरी निकालना है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, अगर इतना निकालना है तो हमको R में से L, यानी पूरे में से अगर इतना निकाल दें
यानी यहाँ इसमें से अगर इतना निकाल देते इतना बच जाएगा, यानी कि r में से l जो है हमको घटा देना है, कि यहाँ लिख देंगे r माइनस l। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी हो गई, हो गया। फिर माइनस क्यू से क्यू नॉट की दूरी निकालना है, माइनस क्यू से जो है आपको क्यू नॉट के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका r प्लस l। हो गया दोस्तों। अब आप निकालेंगे प्लस क्यू के लिए। प्लस क्यू के लिए आपका अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, ठीक है। तो E1 बराबर, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर करते हैं। तो दूरी यहाँ पे आपकी क्या है, देखिए प्लस क्यू के लिए क्या दूरी है आपकी, r माइनस एल। तो ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद माइनस क्यू के लिए, ठीक है, तो E2 बराबर हो जाएगा के क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। चूंकि देखिए माइनस क्यू के लिए आपका r प्लस में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके E1 बराबर हो गया के क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस क्यू के लिए आपका निकल गया, फिर माइनस क्यू के लिए आपका E2 निकल गया। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये आपका E1 होगा, ये जो है आपका E1 होगा और ये E2 होगा। हो गया। अब देखिए इसको हम बिंदु M ले लेते हैं, ये आपका बिंदु M हो गया। अब बिंदु M पे हमने दो तरह की तीव्रता निकाली, कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दो तरह की निकाली, एक प्लस क्यू से और एक माइनस क्यू से। लेकिन टोटल यानी कि नेट जो है आपका टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी क्या होगी, तो यहाँ पे लिख दे बिंदु M पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कि वो जो है आपका E है, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों, चूंकि E1 जो है ग्रेटर है E2 से, यानी कि E1 E2 से बड़ा है, इसलिए वहां पे E1 माइनस E2 करेंगे। देखिए यहाँ पे E1 E2 से बड़ा कैसे है, अब देखिए जैसे यहाँ पे R माइनस एल है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे R प्लस एल है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो आपको भिन्न में पता होगा कि जो संख्या यानी कि जो भिन्न जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होता है, और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे घटा रहे हैं तो इसका हर छोटा होगा, यानी कि ये भिन्न जो है आपका बड़ा होगा, और यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो इसका हर जो है बड़ा होगा, इसलिए ये भिन्न जो होगा आपका छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे करते हैं E1 माइनस E2। अब एक चीज़, इसलिए E1 को आगे रखते हैं, मतलब यहाँ पे E1 बड़ा है इसलिए E1 को आगे रखते हैं और E2 छोटा है उसको पीछे रखते हैं। अब माइनस क्यों लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पे दो तीव्रता है, देखिए एक E1 है और एक E2 है, दोनों जो है विपरीत हैं, देखिए एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है ना, दोनों, यानी कि बिंदु M पे दो तरह के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 और E2, और दोनों विपरीत दिशा में है। तो दोनों को अगर हमको नेट निकालना यानी कि उसका जो टोटल निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमारा जो है मेन जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। अब ये आपका E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब देखिए E1 कितना है, E1 लिख लीजिए, ये है आपका के क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना है, के क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं के क्यू कॉमन कर देते हैं, तो अंदर बच जाएगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया।
अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये आपका E बराबर हो जाएगा के क्यू, देखिए R माइनस एल R प्लस एल है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा R माइनस एल एक कोष्टक में और R प्लस एल का स्क्वायर एक कोष्टक में, हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसको भाग देते हैं तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, हो गया। इसके बाद है आपका माइनस, अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ भी माइनस का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्यों किए, देखिए ये आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, तो जब माइनस है तो अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के सभी जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया। देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया आपका, ये आपका हो गया के क्यू 4RL, हो गया बट्टा में। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है आपका ऐसे कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। देखिए R माइनस एल, यहाँ पे आपको समझा दे, देखिए R माइनस एल है ना, तो इसको ऐसे लिखिए R माइनस एल, दो बार में R माइनस एल स्क्वायर में है। अब देखिए इसको दो बार कर सकते हैं, R प्लस एल, R प्लस एल। अब देखिए इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, R माइनस एल, R प्लस एल, फिर इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, R माइनस एल और R प्लस एल, हो गया। आपने पढ़ा होगा कि देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए r माइनस में एक बार, देखिए माइनस में और एक बार प्लस में, तो क्या लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो देखिए दोनों हो गए ना, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका डायरेक्ट हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, E बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा उसको ऊपर वाले को जो है ऐसे लिख सकते हैं हम, E बराबर के, इसको कर सकते हैं के R को आगे ले लीजिए, और यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2L इंटू क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 कर सकते हैं ना इसको। तो फिर यहाँ पे आपका बटे में हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट में नहीं रहेगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए ये जो हो गया आपका 2L इंटू क्यू, इसको बोलते हैं P, अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। तो उसके जगह पे हम रख देंगे E बराबर हो जाएगा, इसके जगह पे हम रख देंगे, यानी ये जो है इसके जगह पे P रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2KPR, हो गया। फिर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो गया आपका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब चूंकि हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो यल जो है बहुत ही कम है, यल का जो मान है वो बहुत ही कम है, तो एल स्क्वायर जो होगा वो और ही कम होगा, तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। यहाँ पे हमने माना था ये जो आपके दोनों आवेश हैं क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू बहुत ही कम द्विध्रुव है, चूंकि द्विध्रुव है इसलिए वो बहुत ही अल्प दूरी पे है, लगभग वो शून्य के बराबर है, उनके बीच की जो दूरी है लगभग वो शून्य के बराबर है। तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ही कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर L को छोड़ देंगे, या ऐसे समझिए कि L का जो मान है वो जो है R से बहुत ही छोटा है,
यल का जो मान है वो आर से बहुत ही छोटा है, इसलिए आपका एल स्क्वायर का मान भी आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हम वहां पे यल को छोड़ सकते हैं, इसलिए जो है यल को हम वहां पे छोड़ सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पे मान ले रहे हैं कि एक संख्या है, देखिए 10 है, ठीक है, 10 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है। तो 10 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 100, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया। अब 100 में से 1 हम घटा दे रहे थे क्या 99, तो 99 सबसे ज़्यादा नज़दीक नियरेस्ट किसके है 100 के नियरेस्ट है, यानी कि हम इसी वाले को मानेंगे 100 वाले, यानी कि जो बड़ी संख्या उसी को मानेंगे, छोटी वाली संख्या को छोड़ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है, देखिए आर जो है वो एल से बहुत बड़ा है, आर जो है यल से बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसका मान जो आएगा आर के लगभग नज़दीक आएगा। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आर के लगभग बहुत ही नज़दीक आएगी, इसलिए हम वहाँ पे आर को ले लेंगे, मान के चलेंगे कि वो आर ही है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हम आर को ले लेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 2k पी आर। अब देखिए ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो आर पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है एक आर कट जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा आपका 2k पी बटे आर क्यू। ठीक है, और k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू। ये जो है आपका फार्मूला हुआ, यानी कि किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, और इसका मात्रक होता है, मात्रक तो पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वही मात्रक है न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम जो है, न्यूटन बटे कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो फिर ये निरक्षीय स्थिति को हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जो आपका निरक्षीय स्थिति है उसको अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपको अगली वीडियो में उस डाउट को, आपके जो भी डाउट है उसको दूर कर सकूं।